इस वर्ल्ड के क्योस के अंदर सडनली दो बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और वो घटना डायरेक्टली भारत को प्रभावित करती हैं। भारत के ऊपर स्टेटमेंट दी जाती है। कौन देती हैं? पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सडनली चाइना आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप चाइना से जा चुके हैं। मार्को रूबियो आपको पता है इंडिया आया, वो सब क्या हुआ। बट सडनली उन दोनों चीजों के बीच में क्या दोबारा से एक अलाइनमेंट होने जा रही है जहां पाकिस्तान जाता है चाइना। और जो शॉकिंग स्टेटमेंट आई है उसके दो पहलू कर्नल आर सिंह सिंह जी मुझे कल शाम को ही फोन पे बता रहे थे कि एक यूएस को लेके और दूसरी भारत को लेके, और इसकी क्या सिग्निफिकेंस आती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जो उनके अकॉर्ड्स हैं, अब्राहमिक अकॉर्ड्स हैं, उसके अंदर वो एक्सपेंशन होगा। और उसके ऊपर भी पाकिस्तान एक तरह से निगेशन, रिफ्यूजल वाली स्टेटमेंट कर देता है। तो क्या हो रहा है? क्या पाकिस्तान चाइना के एक ओपन अलायंस दोबारा आ रही है? बीच में लग रहा था वो यूएस के साथ जा रहे हैं, और इंडिया यूएस के अब इंटरेस्ट और ज्यादा जुड़ेंगे। क्या हो रहा है वर्ल्ड के सिक्योरिटी में? इसको नेशनल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, ट्रेड, सब एंगल से समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नल आर सिंह जी। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। ईश्वरन जी, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, हम शुरुआत करेंगे ब्राह्मिक रिकॉर्ड्स से। तो इसको यूं समझ लीजिए कि जो इतिहास हम जानते हैं, और जब से पिछले 2000 साल से ज्यादा हमने यही देखा है कि ये तीन मजहबें जो है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म, इनमें जुडाइज्म सबसे पुराना है। ये तीनों मजहबें अब्राहम से इनका इनकी शुरुआत हुई है। इनके कॉमन जो पूर्वज थे वो अब्राहम थे, और इसीलिए इसको अब्राहमिक रिलीजन्स कहा जाता है। अब अक्सर देखा गया है कि जब कोई भी ऐसे एक मजहब होता है, तो उसमें से समय समय पर कई धाराएं निकलती, और उसी तरह से जीसस जो थे, जीसस क्राइस्ट, वो एक यहूदी थे। उन्होंने एक नई धारा निकालने की कोशिश की। लोगों ने उनको कहा कि ये तो जालसाज है, जो ओरिजिनल वाले थे, और उनको सूली पे लटका दिया। वहां से एक और मजहब शुरू हुई, वो एक मजहब शुरू हुई, क्रिश्चियनिटी। फिर डाउन द लाइन, 600-700 ईयर्स डाउन द लाइन, एक और प्रॉफिट आए। उन्होंने एक और रास्ता निकाला और कहा कि ये पथ सही है, पुराना वाला जो था वो बहुत करप्ट हो गया, और अब जो है ये यही पथ चलेगा। और इस्लाम में उनको मालूम था कि ये जो धाराओं का निकलने का जो सिलसिला है, ये आगे भी जारी रहेगा। इसलिए लोगों ने कहा कि भाई ये आखिरी प्रॉफिट है, और इसके बाद अगर कोई भी प्रॉफिटहुड क्लेम करता है तो उसको यहाँ जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तो एक टोन ऑफ फाइनलिटी आ गई। अब होता है क्या कि सेंस ऑफ फाइनलिटी, अब होता क्या है कि ये तीनों आपस में, इनमें वर्चस्व की लड़ाई होती है, और तीनों करीब एक ही जगह से निकलते हैं, जेरूसलम से नीचे, जेरूसलम से के एरिया से। और तीनों अपना अपना अंपायर कार्व करने की कोशिश करते हैं। उसके पहले रोमन अंपायर था, फिर रोमन अंपायर जो है वो फिर क्रिश्चियनिटी में ये हुआ। कॉन्स्टेंटिनोपल में जो आपका ईस्टर्न रोमन अंपायर था, फिर वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर गया। इस तरीके से फिर आपस में इनके बहुत झगड़े होते हैं, कई क्रूसेड्स चलते हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं, और ये लड़ाई का सिलसिला ये जारी रहता है। और आज भी ये सिलसिला उसी तरीके से जारी है। इसीलिए कोई बहुत लोग कहते हैं कि अरे आप इतिहास में क्यों जाते हो, ये पूरी लड़ाई ही इतिहास की है। फिर लोग कहते हैं आप मजहब में क्यों जाते हो, तो पूरी लड़ाई ही मजहब की है।
फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सारे धर्म तो प्यार और मोहब्बत सिखाते हैं। अगर ऐसी बात होती तो इतने साल से झगड़े नहीं हो रहे होते। समस्या तो तब आती है ना कि जब आप बोलते हो कि मैं हूं और मेरे अलावा कोई नहीं और मेरे बाद कोई नहीं। मैं हूं, मेरा रास्ता सबसे ये है, बाकी जो पापियों का रास्ता है। तो ये लड़ाई जो है ये जारी है। अब होता क्या है कि उस पूरे ये जद्दोजहद में ये जो इनके आपस में इंटरनेसाइन कॉन्फ्लिक्ट हुए। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ऐसी बात कोई वैक्यूम में आप कोई चीज नहीं कर सकते। नो पंथ कैन बी बॉर्न इन अ वैक्यूम। वो कहीं से भाषा लेगा, कहीं से नाम लेगा, कहीं से वो लेगा, कहीं से इकोसिस्टम लेगा, कहीं से जोग्राफिकल किसी एक जोग्राफिकल एनवायरनमेंट वो पनपेगा। सो नो नो पंथ इज बॉर्न इन अ वैक्यूम। ठीक है ना। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहता है। तो ये ओरिजिनल जो था, तो आप देखें कि एज आई टोल्ड यू कि जीसस क्राइस्ट वाज आल्सो ए जू। और जो इस्लाम बना तो पहले 3-4 वर्ष जो इस्लाम में था, ये सब उधर जेरूसलम की तरफ अपना मुंह करके ये नमाज पढ़ते थे। बहुत सारी चीजें ली उनसे। टोपी भी ऑलमोस्ट उस डिजाइन का टोपी लिया। ये खतना वाला जो सिस्टम है वो भी जूस से लिया। ठीक है, ये सारा कुछ जूस था। तो ये झगड़ा चलता आ रहा है। फिर इस लड़ाई में फिर ये उधर यूरोप की तरफ क्रिश्चियनिटी फैला। फिर उसको इन्होंने इस्लाम ने चैलेंज किया। 1000 साल तक स्पेन जो था उस वो इस्लाम था, इस्लामिक कंट्री था। फिर वहां बड़ी बहुत जोर जबरदस्ती से फिर उनको वापस रिकन्वर्ट किया गया 1000 साल के बाद। जस्ट अ मिनट। और फिर ओवर द इयर्स जो ओरिजिनल था उसको भगा दिया गया लैंड से। वो कई इलाकों में, मैं यहूदियों की बात कर रहा हूं, कई इलाकों में, कई देशों में, कई कॉन्टिनेंट्स में ये स्प्रेड आउट किए। हमारे भारत में भी है। पूरी दुनिया में इनका प्रोसिक्यूशन हुआ, भारत में नहीं हुआ। ठीक है ना। आज भी लोग मिजोरम से जहाज से लोग जा रहे हैं वहां पर। ठीक है, वो अपना एंसेस्ट्री जो है वो लीनिएज जो है वहां तक ले जाते हैं। प्राचीन काल के उसमें यहूदी प्राचीन यहूदी काल। तो ये सिलसिला ये चलता रहा। और वो कई जगह पे ये डिस्पर्स हो गए। लेकिन आपको तो सब मालूम है कि हजारों साल से ये अपना इनके घरों में यही प्रेयर होता था। ये बार बार ये रिजॉल्व को दोहराया जाता था, बच्चे उस रिजॉल्व को, कि अगले साल जेरूसलम में। 1948 में बना। 1948 में इनको एक लैंड दी गई, इजराइल बना। और उसी दौरान पाकिस्तान बना। तो पाकिस्तान किस बात पर बना? पाकिस्तान इस्लाम पर बना। और ये इजराइल ने कहा कि भाई हमको ये लैंड हमको वापस हमको चाहिए। और वहां पर इजराइल बना। दोनों एक साथ बने। अब ट्रम्प जब कहते हैं कि यार इतने साल से तुम झगड़ा कर रहे हो, अभी भी जो तुम्हारा बुनियादी झगड़ा है वो इसी को लेकर, आखिर तुम्हारा मतलब कॉमन बाप तो इब्राहिम था ही ना। तो किस बात का झगड़ा करते हो? चलो आपस में सब मिल जाओ। तुम तो यहूदियों से ही निकले हो, तो झगड़ा किस बात का? तो इजराइल को रिकॉग्नाइज करो। तो उसमें जब इसने ये पहले अपने टर्म में ये अब्राहमिक कॉर्ड्स किया, तो उसमें यूएई और बहरीन साथ हो गए। और भी लोगों से बातचीत हो रही थी, अंदर अंदर बातचीत हो रही थी। बहुत सारे जैसे सऊदी अरेबिया जैसे देश थे, अंदर से वो इसके पक्ष में थे।
लेकिन कुछ अपने पॉलिटिकल रीजंस के कारण वो नहीं थे। और पूरी ईरान और इसकी जो लड़ाई जो है आप देख रहे हो, ईरान और इसराइल की या मिडिल ईस्ट की लड़ाई, ये इसी के कारण, ठीक है ना। ईरान क्या कहता है, यहूदी यहूदी को जमीन, यहाँ उनको तो जीने का हक ही नहीं है, उनको खत्म करो, ठीक है। और कोई टेरिटरी की लड़ाई तो है नहीं ईरान से, ये तो पूरी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। जो हमारे यहाँ लोग जो बड़े ईरान का जो पक्ष ले रहे हैं, क्या कोई टेरिटरी क्लेम किया है इसराइल ने, या इसराइल ने ईरान का टेरिटरी क्लेम किया? कोई लड़ाई नहीं, बस सनक, यहूदी हैं, जीने का हक नहीं है, मिटा देंगे, मिटाने के लिए हम न्यूक्लियर वेपन बना देंगे। अब मेरा दूसरा सवाल, हमारे यहाँ जो पक्षधर जो लोग हैं कि एक मुल्क सिर्फ इसलिए न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है कि मुझे इजराइल को मिटा देना है, कौन बनाने देगा भाई? क्या आप बनाने देंगे? तो कहने का है, फिर ट्रंप ने कहा कि ये देखो, ये सिविलाइजेशनल लड़ाई को खत्म करो, अपने कॉमन हेरिटेज को, कहीं पे तो आप एक कॉमन पॉइंट देखोगे, और वो कॉमन जो पॉइंट है वो अब्राहम पर चला जाता है। तो वो कई देशों से बात कर रहा था, अब अभी उन्होंने कहा कि ये यूएई, कतर, ये जितने सारे देश हैं इधर के मिडिल ईस्ट के, वो सब के, बहरेन कहा जा रहा है, बहरेन, मोरक्को, हाँ सूडान, ये सब तो ठीक थे। बिल्कुल हाँ, तो ये जितने मिडिल ईस्ट और ये कि भाई तुम लोग ये कर लो, समझौता कर लो, इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लो, झगड़ा खत्म कर दो। अब हाउ कैन यू फॉल्ट ट्रम्प ऑन दैट, यू टेल। और उसके उसी सिलसिले में उसने पाकिस्तान को भी बोला कि भाई ऐसा है कि हम उम्मीद करते हैं कि वो भी इस अब्राहमिक एकॉर्ड्स का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान भाई साहब कहते हैं नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, ये तो सब पूरी दिस इज अ कंट्री ऑफ कन्वर्ट्स, ठीक है ना। तो नो, जो जो ये नए मुल्ले हैं, ये इस बात को भूल जाते हैं कि अरे अगर ब्रिटेन नहीं होता तो तुमको भी नहीं बना, तुम भी नहीं एग्जिस्टेंस में आते, तुम्हारा कैलिफेट वगैरह तो खत्म हो चुका था, और इजराइल भी नहीं, चलो ब्रिटिश का वो था, क्रिएशन था। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है सर, मैंने तो स्क्रीन पे पाकिस्तान का रिस्पांस डाला है, पहले मैं रिस्पांस पढ़ दूं, क्योंकि इतनी हिम्मत पाकिस्तान की हो गई कि ट्रंप का एक सजेशन है कि आप ज्वाइन करो। आप चुप भी रह सकते थे इसके ऊपर, यू कुड रिमेन साइलेंट, कि ट्रंप ने बोला है कि पाकिस्तान को इस अब्राहमिक अकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए रीजनल पीस स्टेबिलिटी के लिए। दो ऑप्शन है सर, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन आप चुप रहो इस पे, ठीक है, 100 बातें बोली गई, पर वो चुप नहीं रहे। और क्या ये जो चाइना गया है शहबाज शरीफ, उससे लिंक्ड है? ये सेकंड पार्ट में मैं आऊंगा, क्योंकि उन्होंने इंडिया में भी बहुत बकवास बोली है, वहां पे चाइना ने भी बोली है बकवास। यहाँ पे नहीं, आसिफ कहता है, पर्सनली आई डोंट थिंक वी शुड ज्वाइन एनी सच अकॉर्ड which clashes with our fundamental ideologies, Asif said during an interview with Sama TV on Monday night. तो यूएई, बहरीन are already signatories to accord. ट्रंप ने होप किया है सऊदी अरेबिया, कतार, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन भी आ जाए। बट आसिफ कहता है इस्लामाबाद would not recognize Israel until a Palestine state is established on pre-1967 borders with East Jerusalem as a capital. We have a clear stand. तो सर आपने बोला दोनों का जन्म एक टाइम पे, सेम टाइम पे हुआ, पाकिस्तान इजराइल का, और डिफेंस मिनिस्टर यूएस की एक सजेशन को इतने स्ट्रांगली काउंटर कर रहा है, तो ये तो एक बहुत सोचा हुआ रिजिड स्टैंड है। क्या सर चल रहा है ये? तो हाँ, मैं इस मुद्दे पे आ रहा हूं कि अगर पाकिस्तान का ये रवैया है और ये उसका पोजीशन है कि किसी भी हालत में वो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, इसलिए वो अब्राहमिक एकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकता है। तो अब मेरा दूसरा सवाल कि अगर आप इजराइल को नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो फिर आपका क्या पीस मेकर का जो रोल जो है वो कितना जेन्युइन है, वो कितना लेजिटिमेट है? क्योंकि ये लड़ाई अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं है,
ये लड़ाई जो है मिडिल ईस्ट की, ये इजराइल और ईरान की लड़ाई है, क्योंकि वहां पर इजराइल एक कंट्री है, एक अगर नक्शे में देखेंगे एक बहुत छोटी सी कंट्री है, और उसके चारों तरफ ये हॉस्टाइल लोग थे, तो उसका हर हक बनता था कि टू प्ले जियो पॉलिटिक्स इन अ मैनर कि उसको वो सिक्योरिटी की गारंटी मिल जाए, उसी तरीके से जैसे सिंगापुर को ये करता है। एवरी एवरी कंट्री हैज सम एसेट्स एंड सम वल्नरेबिलिटी। एक साइज होता है, एक डेमोग्राफी होती है, कुछ रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, सबके एक जैसे नहीं है। सो एवरी कंट्री ट्राइज टू मैक्सिमाइज इट्स पोजिशन बाय गेटिंग इनटू अलायंसेस सो दैट वो उसको सिक्योरिटी जो है वो हासिल हो सके। तो इसराइल ने ये किया। बाद में दूसरे जो अरब जो छोटे छोटे शेखडोम्स हैं और बाकी जो कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया, उन्होंने भी यही किया। तो ये चूंकि इसराइल के एग्जिस्टेंस को खतरा है, तो वो अमेरिका का वो है। अब अमेरिका, कोई भी आएगा, कोई भी देश आएगा, वो अपना प्राइस तो एक्सट्रैक्ट करेगा। वो बाकी सब फैक्टर छोड़ दीजिए, वो ऑयल है और ये है, पेट्रो डॉलर्स है, वो सब मानता हूं। अगर सब कुछ ही सही रहता, एक बात मैं हाइपोथेटिकल कहता हूं कि अगर मिडिल ईस्ट के कंट्री इतने ज्यादा पुरुषार्थ उसमें उनमें होती, इतने ज्ञानी लोग होते, ऑयल को किस तरह से मोनिटाइज करना है वो अगर जानते, उनके पास वो टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस होता, तो फिर बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं, अपना निकालो, तेल बेचो, पूरी दुनिया पे राज करो। वो तो था नहीं। वो तो मेरा सवाल है कि जब ये लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच में है बेसिकली, तो क्या पीस रोल पे क्या कर रहा है पाकिस्तान? सो फ्रॉम डे वन लोग कह रहे हैं ना, हमारे यहां देखो पाकिस्तान में किस तरह से मध्यस्थता कर रहा है, उसका तो इंटरनेशनल स्टेचर हाई हो गया। ये है इंटरनेशनल स्टेचर कि वो इधर मेडिएट कर रहा है, उधर इजराइल धोखे जा रहा है हिजबुल्लाह को लेबनान में। तो पाकिस्तान की यही औकात है। पाकिस्तान की औकात यही थी कि टू बी यूज एज अ पोस्टमैन, और वो काम के लिए इस्तेमाल किया। और रूबियो ने यहाँ पे इंडियन सॉइल पर ये बात को साफ कहा। किसी ने जब तुलना की, बोला भाई देखिए हमारे तो ताल्लुकात, हमारे संबंध बहुत मतलब टैक्टिकल जो हमारे रिलेशन से बहुत देशों के साथ है, पाकिस्तान भी उसमें से। दीज आर द वर्ड्स ही यूज्ड, बट देयर आर वेरी फ्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, जिसमें उसने हिंदुस्तान का नाम लिया। अब है क्या सर कि रुबैयो जो है आपको थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करूंगा इसमें, कि भारत ने तो अपना जो बदले हुए, भारत ने अपना मिजाज तो दिखा दिया। इश्करन साहब, मुझे वो दिन याद है कि जब एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आता था इस देश में, तो हमारे ऑफिशियल डोम में तहलका मच जाता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तो बात छोड़ दीजिए। मुझे याद है उस समय मैं सरकार में था और एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में था। तो उस समय मुझे याद है कि दोनों देशों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, आपको मालूम है कि बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी। और उस समय एक जो आर्मी चीफ थे पद्मनाभन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा कि क्या अगर, मतलब कुछ हाइपोथेटिकल सवाल पूछा, अगर हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को टारगेट करता है पाकिस्तान,
तो क्या रिएक्शन होगा? तो पद्मनाभन साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान इसकी जरूरत कहता है, अगर हमारे कोई भी एसेट को एयर, लैंड और सी पे अगर टारगेट करता है, स्ट्रेटेजिक एसेट को, तो पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट इन एनी फ्रेम। तो मैं देख रहा था, सो आई हैड अ फ्रेंड, जॉर्ज फर्नांडिस उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, तो उनके साथ जो थे, उनके नजदीकी एक फ्रेंड, उनके पीएस थे। तो उनको मैंने फोन किया, मैंने कहा तुमने ये जल पद्मनाभन का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा? तहलका मचा दिया आज उन्होंने। सो जॉर्ज फर्नांडिस rang up Padmanabhan and he said, Paddy, I heard, I believe you had an excellent press conference today. Everybody is talking about it. तो कॉम्प्लीमेंट वगैरह किया। उसके बाद कोई आधे घंटे के बाद वो उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है। जॉर्ज फर्नांडिस came out with a statement that nuclear weapons are too serious a thing to be bandied in a cavalier attitude, something out to that extent. तो फिर मैंने पता लगाया कि बाद में हुआ क्या। तो पता लगा सर कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, अमेरिका में तहलका मच गया कि पता नहीं मतलब ये क्या है। और अमेरिकन का तो इंटरेस्ट था कि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना है। और मैं तो अभी बिलीव करता हूं कि अमेरिका के पास, पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। इट वाज अ बोगी क्रिएटेड टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन। सर टेस्ट तो किए सर, दो चीजें, कुछ नहीं, वो उसने नहीं टेस्ट। एक बात बताओ कि आपने कुछ टेस्ट किए? आपने नहीं, मेरे को बोलने दीजिए। आप क्या वो आपके टेस्ट का इंतजार कर रहे थे? वो छोड़िए, वो दैट बेस्ट अगर उनके पास कोई बॉम्ब था, वो क्रूड सा होगा, वो जो डिजाइन इन्होंने लिबिया और इसको ईरान को भी दिया था, वो जो लॉप नोर में 1966 में जो एंड इनफैक्ट इन वन ऑफ द बुक्स कि जो अमेरिकन एम्बेसडर था वो दिखाया था, वही चाइनीज का वो जो बॉम्ब था 66 कि दिस इज व्हाट योर बॉम्ब लुक्स लाइक। एनीवे, वी विल नॉट गेट इनटू दैट। What I'm trying to say, one question, no, please don't interrupt. अभी please don't interrupt. तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद मैंने पूछा कि क्या हुआ ये, why this statement from Mr. George Fernandez? बोला अरे भाई वो वाजपेयी साहब का फोन आ गया, कि कॉलिन पावल साहब का फोन आया था। कॉलिन पावल वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो उन्होंने कहा कि भाई वो कह रहे थे कि यार ये बड़ा टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, इसको थोड़ा मेलो कीजिए, ठीक है ना। सो दैट वाज द रोल। सो रुबैयों को हमने, यार आपने देखा इस बार, कहते हो ना, ये बदली हुई मिजाज का ये आपको अगर दर्शन हुआ कि आप देखिए, ठीक है। इंडिया लोकल कांस्टेबल्स ऑलमोस्ट ना, वो छोड़िए, वो प्रोटोकॉल वो सब जो हुआ, उसके औकात दिखा दी इसकी, औकात दिखा दी इसकी। और तब मैं यहां से जोड़ के मैं देखता हूं कि बिकॉज मार्को रूबियो वाज अ इंडियन सॉइल, ठीक है, चाइना ने इनको बुलाया, शहबाज शरीफ को, इधर आ जाओ। they wanted to send a message to मार्को रूबियो। और मैं स्टेटमेंट का एक पार्ट डालना चाहता हूं इस जगह पे, क्योंकि शहबाज शरीफ जब मार्को रूबियो यहाँ पे चाइना जाते हैं तो स्टेटमेंट के 4 पार्ट्स हैं, चारों पैराग्राफ्स हैं। चाइनीज आर नोन जनरली टू स्पीक इन अ पर्टिकुलर मैनर। यहाँ पे सर ये पैराग्राफ आता है इनकी जॉइंट स्टेटमेंट का, अगर आप भी सर ये पढ़ें, जहां पे कहते हैं बोथ साइड्स एग्री, ये मैं यूएस वाले पोर्शन पे आ रहा हूं, बाद में इंडिया वाले पोर्शन पे आऊंगा। बोथ साइड्स एग्री कि ये एसेंशियल है टू फर्मली होल्ड द विक्टोरियस आउटकम्स ऑफ वर्ल्ड वॉर II and oppose any attempt to revive fascism and militarism.
The two sides expressed support for the post-war international order underpinned by international legal documents such as the Cairo Declaration, the Potsdam Proclamation, and other principles of international law for maintenance of world peace, security, safeguard, historical truth, international justice. तो सर ये मिलिटेरिज्म और फैसिज्म के लिए क्या ये यूएस को ब्लेम कर रहे हैं शैडो बॉक्सिंग में? बिल्कुल, क्या ये बिल्कुल 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 इसको एक्सप्लेन कीजिए कि ये तो एक डायरेक्ट अटैक पाकिस्तान मिलके चाइना के साथ यूएस पे कर रहा है। ये क्या नई अलायंस हो रही है सर? क्या हुआ है? ये बहुत सडन मूवमेंट है। आपने कल शाम को इसको बताया, तभी हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि हुआ क्या है। ये तो भूचाल वाली बात है अगर ये अलायंस बन जाएगी तो। नहीं, कोई अलायंस तो पहले से ही है उनका। हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द ओशन, वो सब तो पहले से था। अभी बीच में उसको अबैंडन करवाया ट्रंप ने। अभी हो सकता है दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ तो बात हुई है कि शहबाज शरीफ को बुलाया है और ये दौड़ा हुआ गया है, और साथ में आसिम मुनीर भी गया है। लेकिन अभी पाकिस्तान में आप ये नहीं कह सकते कौन किसको ले गया। शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को ले गया, या आसिम मुनीर शहबाज शरीफ को ले गया। एक आजकल इनका एक आई हैव कॉइन्ड अ टर्म कॉल्ड मिलिट्री क्रेसी से मैंने मिलोक्रेसी इसको बताया है कि ये मिलोक्रेसी का एक इन्होंने एक अजीब सा एक नमूना पेश किया है कि तू सूट बूट में जाना, मैं वर्दी में जाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है, तो अभी तो पाकिस्तान शुड हैव बीन द मोस्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस मेडिएशन प्रोसेस, because the mediation process is at a critical point, either this way or that way. तो इस समय ये चाइना का इसका जाना कभी कभी ऐसा लगता था कि कहीं अमेरिकन के तरफ से तो कोई मैसेज लेके नहीं ये गए हैं। लेकिन वो भ्रम मेरा तब टूटा जब आपने जो ये रीड आउट, जो चाइनीज रीड आउट का मेंशन किया, जिसमें कहता है बोथ साइड शुड कंटिन्यू टू मेंटेन क्लोज कम्युनिकेशन। जस्ट 1 minute. Yeah, both sides should continue to maintain close communications and jointly oppose militarism. Who's militarism? And fascism. Sir, fascism. Who's militarism? Obviously American and cold war mentality. यानी कि हिंदी में मैं इसको अगर ये करूं कि हम दोनों पक्ष नजदीकी रूप से संचार बनाए रखेंगे और मिलकर सैन्यकरण, मिलिटराइजेशन का विरोध करेंगे, और कोल्ड वॉर मानसिकता का भी हम विरोध करेंगे। तो ये कहीं अब मुनीर तो डबल गेम तो नहीं खेल रहा है, बट उसके बाद क्या कहते हैं ये भी आप देखिए। उधर शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हैज प्लेड अ सिंसियर रोल टू मीडिएट बिटवीन यूएस एंड ईरान। ठीक है, फील्ड मार्शल मुनीर वाज इन तेहरान बट डिड नॉट वांट टू मिस दिस ग्रेट विजिट, कि हम बड़े निष्ठा के साथ यूएस और ईरान के बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं। आसिम मुनीर अभी तेहरान में थे, लेकिन वो यहां आ गए क्योंकि वो इस महान यात्रा को से वंचित नहीं रहना चाहते। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये क्यों बोलने की जरूरत पड़ गई कि हम निष्ठापूर्वक हम निभा रहे थे? इसका मतलब है कि कोई आपको डबल गेम के लिए ब्लेम कर रहा है, तभी आप बोल रहे हैं ना। और दूसरा आप करें महान दौरा, आखिर इसमें इस दौरे के बारे में इसको महान क्यों आप बोल रहे हैं? मुझे ये अमेरिका के कंजम्पशन के लिए था? तो ये देखिए, ये जब बातें हम देखते हैं तो कई सवाल मन में पैदा होते हैं कि वो कह रहे हैं निष्ठा की बात। निष्ठा बिल्कुल नहीं। एक तरफ आप कह रहे हैं इब्राहिमिक अकॉर्ड्स हम नहीं ये करेंगे,
यह हमारे मूल सिद्धांत के खिलाफ है। दूसरी तरफ आप मेडिएशन करना चाह रहे हैं, और वो भी दो कंट्रीज के बीच में, नॉट बिटवीन टू डायरेक्ट, इजराइल और उसके बीच में, अमेरिका और ये के बीच में। इजरायलीज का क्या कंसर्न है? इजरायलीज आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट हॉर्मुज, लेट मी टेल यू दिस। उनका सिर्फ एक सबसे बड़ा अगर कोई कंसर्न जो है वो है एनरिच्ड यूरेनियम। बम नहीं बनाने देंगे, बाकी कुछ है, और मुझ बंद रहे, कुछ भी है, हमारा उससे कोई ये नहीं। ठीक है, अब यहां पे बातचीत जो है वो अटकी हुई है, क्योंकि ये पाकिस्तान था बीच में। इट वॉज ओनली, ये तो सोच रहा था कि बाप रे, मैं ईरान, मेरा मुसलमान देश, ठीक है, हमने तो इनको सेंट्रीफ्यूज दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, हमने वो टेक्नोलॉजी भी दी है, और इसीलिए शायद ईरान को पोस्टमैन का काम दिया गया, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से मालूम था कि किस अवस्था में पाकिस्तान, ये ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि जो बुनियाद इन्होंने ही रखी थी। सर इन्होंने, इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ और हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि ये यूएस पे संबंधित एक और पैराग्राफ है। इसकी आप प्लीज सिग्निफिकेंस को समझाइए, क्योंकि हमने देखा था बलूचिस्तान से चाइनीज कंपनी बाहर गई थी और एक चाइनीज कंपनी ने स्टेटमेंट दी कि और लोग भी आके यहाँ इन्वेस्ट ना करें, यहाँ पे सेफ्टी नहीं है। अब इनका पहला पैराग्राफ ही सर ये आता है, पाकिस्तानी साइड विल टेक टारगेटेड स्टेप्स टू स्ट्रेंथन security measures and cooperation to ensure the safety of Chinese personals, project and institutions in Pakistan. और China supports Pakistan its continued and firm fight against terrorism. तो सर जहां पे लग रहा था कि बलूचिस्तान में यूएस का रोल बढ़ रहा है, रेयर अर्थ मिनरल है, चाइना को आउट किया गया, वो कंपनी की स्टेटमेंट आई, यहाँ पे तो एकदम उसका ऑपोजिट आ गया है कि हम एटलीस्ट वर्बली तो हम चाइना को प्रोटेक्ट करेंगे और चाइना को इंश्योर करेंगे, और चाइना भी टेररिज्म की बात करे, और पाकिस्तान हर समय क्या बोलता है कि बलूचिस्तान में जो सारा टेरर है उसके पीछे अननोन मैन, इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस आई है सर? ये भी यूएस ये है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के पहले इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया, आसिफ मुनीर की पैंट उतर गई, अमेरिका ने कहा कि तू नंगा नंगा होके घूमेगा, लोग मारेंगे तेरे को, अब जो कह रहा हूं वो कर। उसने फिर वो ही मेड अ शिफ्ट अवे फ्रॉम चाइना। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर खतरे में पड़ गया, और अभी आपको मालूम है बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ, ठीक है, इसी दौरान में। तो ये सब कुल मिला के मुझे लग रहा है कि अब चाइनीज भी इनको ब्लैकमेल पर इनको वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ईरान ने चाइना को आगाह किया हो कि देखो ये झूठ मूठ का ये हमारे बीच में ये मीडिएशन कर रहा है, और ये अमेरिका की तरफ से ये बैटिंग करने की कोशिश कर रहा है बहुत ज्यादा, तो आप इसको, मुनीर को बुलाओ और थोड़ा सा इसको समझाओ, ठीक है ना। और इस तो इन्होंने समझा दिया अच्छे तरीके से इसको, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि चाइना चाइना हैज ह्यूज लिवरेजेस इन पाकिस्तान, ह्यूज लिवरेजेस। 70 से 80% जो इक्विपमेंट है पाकिस्तानी इन्वेंट्री में, आर्म फोर्सेस इन्वेंट्री में, वो चाइनीज ऑरिजिन का है। JF-17 एयरक्राफ्ट है, उसका जॉइंट प्रोडक्शन हो रहा है। तो देयर आर ह्यूज लिवरेजेस एज फार एज चाइना इज कंसर्न। तो ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उसको बुलाया गया है, और चाइना और ईरान के बीच में क्या जो क्लैंडस्टाइन संबंध थे वो अचानक खत्म तो हो नहीं गया ना। जो शैडो फ्लीट्स थे, जो चोरी चोरी से ऑयल ले जाया जाता था, वो सारा वो सिलसिला तो मतलब वो टूट नहीं गया है। So they are also a silent party in this whole affair, and that is why they called पाकिस्तान। और तभी रूबियो ने कहा
नहीं तो वो बढ़ चढ़ के बोलता है ना कि पाकिस्तान हैज डन अ वेरी फाइन जॉब और ये वो करके, और बहुत हम्म। बड़ा काम किया। उसको उसको बोला चल पोस्टमैन का काम तेरा खत्म हुआ, अब इधर निकल निकल जाओ इधर से। पर सर आपने जो बलूचिस्तान पे अटैक का मेंशन किया वो बहुत बड़ा अटैक हुआ, आपने एकदम से मेंशन किया तो दिमाग में आ गया कि वो ट्रेन के ऊपर हाई सिक्योर जोन में कटा के अंदर 100 से ज्यादा लोग बोले मारे गए आर्मी के। तो सर बलोच तो इनके हाथ से निकलता जा रहा है, जब यूएस की गेम हो चाइना की हो, क्या ये दोनों को मैनेज करने में खुद ही वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव खोल खो दिए हैं? व्हाट इज द सिचुएशन देयर सर, थोड़ा सा उस पर भी अगर डालिए नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान इनके हाथ में कभी था ही नहीं। बलूचिस्तान को तो आपको तो मालूम है, उसको तो इन्वेड करके इन्होंने लिया था। तो आप इन्वेड करके अगर किसी को अपना हिस्सा बनाओगे, वो भी इस्लाम के नाम पर, वो मानते ही नहीं है इनके ब्रांड ऑफ इस्लाम। वो नहीं मानते उस ब्रांड ऑफ इस्लाम, जमायते इस्लामी ब्रांड ऑफ इस्लाम, वो शुरू से नहीं मानते। जो जिक्री बलोच जो है उनका और ही कस्टम होता है, उनका रमजान का भी पीरियड कुछ अलग होता है। सो ये आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट बलूचिस्तान हैज नेवर बीन साइकोलॉजिकली अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और नेशन बिल्डिंग का इनके पास कोई क्लेम है ही नहीं। जैसे वहां ट्रम्प कह रहे हैं ना कि अपने पूर्वज अब्राहम के पीछे जाओ, ये कहाँ जाएंगे, ये पीछे जाएंगे अब्राहम के? तो इनके तो सब बाप दादा हिंदू थे। ये कहाँ जाएंगे? तो ये देखिए, ये है। तो अभी इश्करन, ये पूरा जो झगड़ा जो है, आप समझिए, एक आपके दर्शकों को बता दूं कि ईरान इज ट्राइंग टू बी क्लेवर बाय हाफ, ठीक है। क्या है, वो कह रहा है कि पहले होर्मुज पर बातचीत करो, होर्मुज खुलेगा, ब्लॉकेड हटेगा, तेल बहेगा, ठीक है, फ्लो ऑफ ऑयल शुड कंटिन्यू, हमारे एसेट्स पूरे डिफ्रीज कर दो, और जितने 24 बिलियन जो भी हैं वो सारे डिफ्रीज कर दो, और उसके बाद से 30 days to 60 days के पीरियड में, एक विंडो टाइम में, हम यूरेनियम वाली, हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिकन का कहना है कि भैया अगर हम सब कुछ खोल ही देंगे तुम्हारे लिए, सब कुछ डिफ्रीज ही कर देंगे, तो तुम्हारे अगेंस्ट हमको लिवरेज क्या रहेगा? ठीक है, फिर तुम एनरिच यूरेनियम पर क्यों बात करोगे हमसे? ठीक है। तो यहाँ पे बात, दे वर ट्राइंग टू बी वेरी क्लेवर, एंड इजरायलीज आर सेइंग कि भैया कुछ नहीं, दे प्रायोरिटी 1 जो हमारा है वो ये एनरिच यूरेनियम। तो ये सारा मामला यहीं पर आके अटका हुआ है। तो इसीलिए ट्रंप ने, यहाँ पर रूबियो ने बोला कि देखो होर्मुज तो हम खोल ही लेंगे, दिस वे और दैट, ठीक है। लेकिन होर्मुज का मैं आपको एक बात बता दूं आपके दर्शकों को कि इसमें मामला क्या है होर्मुज को लेकर। सबसे बड़ा भी मुद्दा है ये माइंस को लेकर। 37 साल से यूएस के पास इस रीजन में, इनके पास डी माइनिंग क्षमता थी, माइन स्वीपिंग। सितंबर 2025 को इन्होंने सडनली, ये जितने इनके पास 5th फ्लीट में जो माइन स्वीपर्स थे उनको डिकमीशन कर दिया कि अब बहुत मॉडर्न जहाज आ रहे हैं जो इसको रिप्लेस करेंगे, और ये इससे बेटर है वो, अब इसको रखने की कोई जरूरत नहीं। अब ये जो गैप जो है, बिफोर दे सेड कि नो मॉडर्न इज, जो ओल्ड लिगेसी शिप्स जो है वो डिकमीशन हो गए और नए वाले आएंगे, इस गैप को इस्तेमाल किया ईरान ने, और फरवरी 28 के बाद से इसने माइनिंग प्रोसेस शुरू कर दी।
उसके बाद जब इनको एक पैनिक सा हुआ कि अब कैसे माइन हटाएंगे तो कैसे, तो उन्होंने यूएसएस बारबरा और यूएसएस तुलसिया, ये जापान साउथ ईस्ट एशिया में थे, वो यहाँ पे वो आए इधर करके, ठीक है ना। और अब ये माइंस का ये मुद्दा अभी भी बड़ा ये है कि भाई आप नए कॉन्सेप्ट, मतलब नए कॉन्सेप्ट में कि आप माइन स्वीपर्स के अलावा आप अंडरग्राउंड, सॉरी अंडर वाटर डी माइनिंग, जो डी माइनिंग व्हीकल्स हैं या रोबोटिक रोबोट्स हैं, उसके द्वारा MH-64 हेलीकॉप्टर के द्वारा आप उसको डिमाइनिंग करेंगे। तो ये तो अभी एक्सपेरिमेंट, एक तरह से एक्सपेरिमेंट है ना सर। और आप कंटेस्टेड वाटर्स में आप कैसे, आप एक्सपेरिमेंट, कितना एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, मतलब। तो हुआ क्या था कि जब 90s में टैंकर वॉर हुआ था तो इन्होंने वो माइन स्वीपर्स कम कर दिए थे। उसके बाद जो ये डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था उसके बाद और भी कम कर दिया था। फिर ये कहने लगे कि भाई ये बड़े कॉस्टली है इनको डिप्लॉय करना, और उसी लिए वो भुगत रहे हैं अभी उसके कारण। तो ये देखिए क्या है कि एक बिना कोई एक गोली चलाए हुए जो IRGC है वो पूरा दुनिया को उसने एक तरह से वो ब्लैकमेल कर रहा है, और एक एसिमेट्रिक वॉर अमेरिकन के खिलाफ लड़ रहा है। जो इनके पास फास्ट एयरक्राफ्ट है वो करीब सॉरी फास्ट क्राफ्ट जो है, पोस्ट है, फास्ट पेट्रोल पोस्ट, ईच वन ऑफ देम कैन ले अबाउट 4 माइल्स, यू नो। तो अब माइंस का जब तक वो प्रेजेंट है, जब तक उसका डिमाइनिंग नहीं होता है, ये खतरा तो बना रहेगा। और आपको बता दूं कि जब ये टैंकर वॉर के बाद कोई 200 स्क्वायर माइल्स को क्लियर करने में 51 डेज लगे थे। तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी समस्या है। लेकिन इसीलिए जब ये शायद दोबारा कल जब ये माइन लगाने की कोशिश, एक मिनट, माइन लगाने की कोशिश करने लगे तो अमेरिकन ने इन पर हमला किया। लेकिन मेरा अपना कुछ और मानना है। मेरा अपना मानना है कि जो IRGC जो है वो जो लोग निगोशिएट कर रहे हैं उनसे वो बिल्कुल अलग है। द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, इस सवाल हमको ये पूछना है कि क्या अमेरिकन गलत लोगों से बात कर रहे हैं? जैसे कि पार्लियामेंट स्पीकर जो गालिबाफ या अब्बास अरगाची या ये लोग जो है, गवर्नर जनरल जो थे ये अब्दुल नासिर है, बैंक के, सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हेमाती, क्या ये गलत लोग? और यही बात, ये सही बात, दे आर टॉकिंग टू द स्टेट, बट IRGC इज द सिस्टम वही चला रहा है, ठीक है। ये एक सोल्ड आर्म था, ये इस्लामिक रेजिम का, ये सोल्ड जो है वो अब सब कुछ हैंडल कर रहा है, फ्रॉम स्ट्रेटजी टू प्रॉक्सीज टू होर्मुज, एवरीथिंग दे आर डीलिंग। तो मुझे लगता है कि उन्होंने खुद ही एक अपना जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट था उसको, ड्रोन, उसको इन्होंने कहीं से यूज किया एंड दे शॉट इट डाउन एंड दे डिड नॉट वांट दिस टॉक्स टू सक्सीड, द IRGC। ये दिस इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, जब से शेल ऑयल निकला है अमेरिका में, द US has become a net exporter of oil, ठीक है।
उसने दाम बढ़ा दिए, उसको रेवेन्यू मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको, उसके कॉफर्स में पैसे सर, आ रहे जहाँ हैं। पे यहाँ पे लोग जो उछली जा रहे हैं सोच के कि ईरान बहुत जीत गया है और यूएस बहुत हार गया है, सर तो ये क्या नॉनसेंस नहीं है उसको ऐसा? उसको 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 कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उसका एज फार एज ऑयल इज कंसर्न, उसके जो शेल ऑयल है, रेवेन्यूज जबरदस्त आ रहे हैं उसको, ठीक है। अगर कोई सबसे ज्यादा सफर कर रहा है दुनिया में तो वो है चाइना, जापान एंड इंडिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है वो नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं, ठीक है। विडंबना है सर। पर हाँ, ये जो मैं एक चीज, और ईरान जो सिचुएशन है सर वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि आपने पहले भी बोला है कि यूएस बहुत कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन पे है और चाइना बहुत बुरी तरह पिट रहा है। पर हमारे यहाँ पे मीडिया में ऐसे दिखाया जाता है कि ईरान, टीवी मीडिया पे आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, कि ईरान बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, चाइना का कुछ बिगड़ा नहीं है, चाइना के पास ऑल्टरनेटिव लैंड रूट्स हैं, लटरम रूट्स हैं, पटरम रूट्स हैं, उसके पास पता नहीं 50 साल का रिजर्व पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली आई एम डूइंग हाइपरबोल, बट उसके पास रिजर्व्स बहुत पड़े हुए हैं। तो सर, बट इन योर असेसमेंट ऑफ द एंटायर थिंग, इंडिया की भी डिफिकल्टी है, बट इंडिया वाज नॉट प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज अ राइवल ऑफ यूएस, एज अ ह्यूज मिलिट्री पावर। वी से वी आर इन अ जर्नी एंड वी आर इंप्रूविंग। बट चाइना का आपको लगता है ये जो पूरा एक ढांचा बना हुआ था वो काफी हद तक हिला है इस पूरी प्रक्रिया में, और तभी वो अपने रीजनल में पाकिस्तान को, जो अपने एसेट्स को दोबारा धमका के वापस रिवाइव कर रहा है? वुड दैट बी द राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट? देखिए, चाइना imports about 5.5 million barrels per day from Gulf, ठीक है, करता था। अब इसको कौन पूरा करेगा? जहां तक रिजर्व्स के सवाल है, उसके पास 4 months के रिजर्व्स थे, ठीक है, और कितने दिन से वो बंद पड़े हुए हैं। तो जब आपके रिजर्व्स जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, तो भाई जैसे जैसे डिप्लीट होंगे वैसे वैसे पैनिक तो बढ़ेगा ना। तो अमेरिकन ने ट्रंप ने जब 6 लाख बैरल्स जब ऑफर किया, तो चाइना को बोल देना था कि हमको नहीं चाहिए तुम्हारा तेल, और चलो अगर हम लेंगे भी तो तुमको युआन में पेमेंट करेंगे। वो तो डॉलर्स में पेमेंट करने के लिए तैयार, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये इधर शांति वार्ता चल रही है। मैंने तो आपको एक बात बताई है आईआरजीसी के बारे में, और जो ये आपका जो स्टेट का जो फेस है, पार्लियामेंट स्पीकर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सब, ये अभी आपने देखा होगा कि पेजेश्कियां ने इंटरनेट भी खोल दिया है, ठीक है कि नहीं। सो दिस इज अ डिफरेंट वे। ये लोग समझ रहे हैं कि क्या संकट है। इनकी हालत तो पहले ही, इवन बिफोर द ब्लॉकेड, इनकी वॉर के पहले इनकी हालत खराब थी। अभी तो दे just because of this blockade they are losing $500 million every day. तेल को जो कुएं हैं वो बंद होने के कगार में है, और तेल का कुआं जब एक बार बंद हो जाता है तो वो अगर वो, पहले बात तो रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, अगर रिवाइव हो भी गया तो इट इज एट अ मच रिड्यूस कैपेसिटी, ठीक है ना। और इधर क्या हो रहा है? इधर शांति वार्ता हो रही है, उधर आप आईआरजीसी जो है वो लोगों को लटकाए जा रहा है। जो लोग प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए थे उनको अभी तक 32 लोगों को इस दौरान, इन रिसेंट फ्यू डेज, उन्होंने लटकाया है। सर अगर तो आप बताइए कि जो लोग हमारे पक्षधर हैं, ये क्या है सर? तुम बाहर की दुनिया में टेररिज्म कर रहे हो यार। तुम हुती से, चलो इजराइल के साथ तुम जो कर रहे थे, हमास हिजबुल्लाह का, यार तुम तो हमारा भी रेड सी में जो है, हमारे जहां से हमारे जहाज जाते उसको भी डिसरप्ट किया है तुमने इसके पहले। तो तुम बाहर भी टेररिज्म कर रहे हो, लोगों को फांसी लटका के अपने देश के अंदर टेररिज्म कर रहे हो। तुम भूगोल को, ज्योग्राफी को
यानी कि होर्मुज को तुम टूल बना के उसके साथ टेररिज्म कर रहे हो, ठीक है, तुम साइंस के साथ टेररिज्म कर रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स। और लेट मी टेल यू, इट्स अ वेरी वेरी क्रूएल ऑर्गेनाइजेशन। IRGC इज अ वेरी वेरी क्रूएल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनके लीडर्स ने सारी सारी क्रूएलिटी पैलेस्टीनियन ट्रेनिंग कैंप्स में सीखी थी, जो फाउंडर्स थे। और जो क्रूएल होता है इस कारण, वो पैरानॉइड भी होता है। सर, पर ये ईरान सिचुएशन तो अभी थोड़ा जिस भी तरह रिजॉल्व हो रही है वो चल ही रही है, पर मैं थोड़ा वापस आपको सर लाना चाहूंगा कि चाइना का मैंने यूएस कवर किया, पाकिस्तान का, बट इंडिया के ऊपर भी 2 पैराग्राफ है सर, जिसपे आई डेफिनेटली वांट योर ओपिनियन एंड किस तरह आप इसको देख रहे हैं, बिकॉज दिस इज आई फील अ मेजर थिंग। जहां पे पाकिस्तान, सर मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूं, पहला पैराग्राफ सर ये है, जहां पे both sides reiterated opposition to any unilateral actions and reaffirmed the significance of maintaining peace and stability in South Asia. Unilateral action वो ऑपरेशन सिंदूर की तरफ मुझे लगता है इशारा कर रहे हैं। Pakistan side briefed the Chinese side on latest developments in the situation in Jammu and Kashmir. Chinese side reiterated Jammu and Kashmir is a dispute left over from history and should be properly peacefully resolved in accordance with UN Charter, blah blah blah. तो सर स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर पे वो मेंशन करते हैं और इंडिया इसको सीरियसली लेता है। MEA ने इस पे स्टेटमेंट दी है और वो स्टेटमेंट ये दी है कि भारत स्ट्रांगली रिजेक्ट करता है अनवारंटेड रेफरेंसेस टू JNK एंड लद्दाख in the China-Pakistan joint statement issued during the visit of PM Shahbaz Sharif to China. MEA spokesman stated, JK Ladakh have been, are and will be integral in inner parts of India, opposes and rejects Pakistan illegal and forcible occupation of Indian sovereign territory regarding CPC projects in POK. तो सर ये एकदम से चाइना पाकिस्तान दोबारा जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं। ये पहला पैराग्राफ है, मैं दूसरे पैराग्राफ पे बाद में आऊंगा। इंडिया इस पे रिस्पॉन्ड करता है। तो सर ये पूरा रीजनल, जैसे आपने बोला चाइना स्क्वीज आउट हो रहा है और चाइना के अंदर बहुत प्रेशर्स हैं इकोनॉमिक, वो लंबा हो जाएगा, किसी और दिन करेंगे। तो क्या ये अब दोबारा से इस रीजन में जो भारत की जर्नी चल रही है उसको डिसरप्ट करने के लिए पाकिस्तान को यूज, मतलब बहुत डायमेंशंस हैं, आप किस डायमेंशन में देख रहे हैं, आप बताइए। The first thing that comes to my mind is this Belt Road Initiative. बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रीमियम इसमें था शी जिनपिंग का, बहुत कुछ इसमें इन्वेस्ट कर रखा था और उनको लग रहा है कि अगर ईरान कैपिचुलेट कर जाता है, what happens to the prestige of China and what happens to the Belt Road Initiative China, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी खतरे में है। तो मुझे लगता है कि ये दोबारा इसको रिवाइव करने की कोशिश होगी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, और इसीलिए इनको बुलाया गया होगा, मुनीर को और शहबाज शरीफ को, और दैट इज वेयर JNK कम्स। क्योंकि अगर POJK का हम लेजिटिमेसी, अगर हम, वो तो हमारा ही है, लेकिन वो सोचते हैं कि उसके लेजिटिमेसी को हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगला टारगेट उनको लगता है कि हो सकता है इंडिया जो है वो POJK को ही करेगा, ठीक है ना। नॉट नेसेसरली फिजिकली, देयर आर मेनी अदर वेज। हर चीज फिजिकली। होर्मुज का क्या है सर, होर्मुज का जितना काइनेटिक इफेक्ट है उतना उससे ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, एक बात मैं बता रहा हूं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि आप जैसे ही कहते हो कि भाई ये जंग जो है ये चलती रहेगी, अब योर ऑयल प्राइसेस को, पूरा जो आर्किटेक्चर, एनर्जी आर्किटेक्चर, उसमें उथल पुथल हो जाता है। और काइनेटिक इफेक्ट है, तो मैंने बोला ना, इंडिया इज, हम पर काइनेटिक इफेक्ट पड़ रहा है, हम पर उतना साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं पड़ रहा।
अब ऑफ कोर्स आई मीन जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो होता है, इंश्योरेंस गोज हाई, वो गोज हाई, उसका हम भी भुगत रहे हैं, लेकिन देयर इज अ काइनेटिक इम्पैक्ट एंड सिमिलरली ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जब हम बार बार अपना रिएटरेट करते हैं, रिजॉल्व टू नॉट इनकॉर्पोरेट बट आई वुड से टू, मतलब हम रिजॉल्व रिएटरेट करते हैं कि भाई हमारा ये अनफिनिश्ड एजेंडा है, पीओजे के है, तो वो भी कहीं पर रिपल्स क्रिएट करता है। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक ये इसको इन्होंने, दैट इज वन रीजन। द सेकंड रीजन इज कि आपको क्या मालूम कि अंदर में क्यों क्या बात हुई, क्या मैसेज लेके रूबियो आया है। मैं एक चीज जानता हूं, पहला चीज कि उसकी औकात दिखा दी। दूसरा चीज है कि जब यहाँ पे था तो ट्रंप ने तारीफ की वर्षा करने लगे वो भी, हिंदुस्तान के ऊपर प्रशंसा की वर्षा। तो कुछ तो हुआ है ना सर, ट्रंप का प्रशंसा की वर्षा और उस तरफ चाइना का ये बयान कश्मीर को लेके। अब इसको आप देख लीजिए आप। सर एक तो और बयान है, मैं एक और बयान जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आपने बोला जरूरी नहीं है वॉर काइनेटिक हो, तो चाइना और पाकिस्तान ने इसको भी कवर किया जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मे आई रीड इट। द टू साइड्स expressed readiness to conduct trans-boundary water resources cooperation under the principle of equality and mutual benefit। चाइना कब से इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट में पानी देना बैठ गया? इंडस वाटर ट्रीटी हमने सस्पेंड की हुई है। तो डू यू थिंक सर ये बहुत लोडेड स्टेटमेंट्स आई हैं इस बारी कि ट्रांस बॉर्डर वाटर ट्रीटी के ऊपर भी हमें म्यूचुअल कॉपरेशन इक्वालिटी से करनी चाहिए, इंटरनेशनली जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो ये सारी बातें जो कर रहे हैं। तो डू यू सी दिस डायमेंशन आल्सो इन दिस रीजन सर? नहीं, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। ये मैंने पढ़ा नहीं था ये वाला, बट ये बहुत सिग्निफिकेंट है। लास्ट पैराग्राफ। हाँ, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और इसका इम्प्लीकेशन क्या है? प्रोबेबली द चाइनीज आर ट्राइंग टू से कि भैया एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, मैं अपर रिपेरियन स्टेट हूं, ठीक है ना? तुम अगर उधर वो करोगे, फिंगर करोगे, मतलब उसको वेपनाइज करोगे, तो मैं इधर वेपनाइज कर दूंगा। तो एक तरह का ये सटल थ्रेट, चाहे ये पाकिस्तानी जिनके पास दौड़े दौड़े गए हैं कि माई बाप कुछ करो, तो उसको इस तरीके से उसने ट्रांस बाउंड्री कॉपरेशन इसका वो कहा कि भाई बीइंग द अपर रिपेरियन स्टेट मेरे पास भी कुछ लिवरेजेस है। क्या लिवरेजेस है वो नहीं है, दैट इज मैटर फॉर अनदर टॉक, ठीक है? लेकिन दिस इज व्हाट इज, क्योंकि अभी जो है, अभी हार्वेस्टिंग ये आपका सोइंग सीजन जो है ये शुरू हो जाएगा, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में। और अभी धान की खेती शुरू हो जाएगी। अभी लीन सीजन चल रहा है, पानी की कमी होगी, और वो कह रहे होंगे कि भाई, तो अमेरिकन ने उनका इसमें साथ दिया नहीं, क्योंकि जब ये IWT को सस्पेंड किया गया था तो JD Vance वाज हियर ऑन द इंडियन सॉइल, तो ऑब्वियसली दे मस्ट हैव अप्रोच्ड द अमेरिकन्स कि भैया ये सस्पेंशन को किसी तरीके से हटवाओ यार। उन्होंने नहीं किया होगा, वो फिर चाइना दौड़े दौड़े गया, तुम कुछ करो यार। तो इस तरह के बयान दे रहा है। दिस इज व्हाट, मतलब एट द फेस ऑफ इट यही मेरा असेसमेंट। बट सर इसको मुझे लगता है ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मूवमेंट्स हुई हैं, वेदर दे इज जस्ट अ स्टेटमेंट और इट गेट्स एक्टेड ऑन ग्राउंड, बिकॉज इस क्योस में नया अब क्या अलायंसेस बनती हैं, कौन सी सस्टेन करती हैं, विल लीड अस टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। एंड थैंक यू सर कि आपने ये सारा जो ईरान वॉर से शुरू होते 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 पूरा एक रीजनल बैलेंस इम्बैलेंस जो भी होता है उस पे भारत के हित में समझना और रिएक्ट करना बहुत जरूरी है सर।
Thank you so much for your time, sir. थैंक यू।